व्यवस्था हो जाए उसमें बड़ा रोल अदा किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी सारी बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमेशा करती हैं और उनका आज का कार्यक्रम लाजवाब है। इसके लिए मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। हमारे इस मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जिम्मेदार साथी, यहां इस पंडाल में उपस्थित हमारी तमाम छोटी बच्चियां, प्यारे बच्चे, बहनें, माएं, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पार्टी संगठन के जिम्मेदार नेताओं, हमारे संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हमारी पूरी एक टीम, रजनीश भाई की, और जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी वो छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, भाई हुकम सिंह जी की पूरी टीम, मैं उनको दिल से बधाई भी देता हूं। आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पूरी दुनिया में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का पर्व हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तय हुआ कि 19 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, लेकिन फिर 14 तारीख का कार्यक्रम अम्बेडकर पार्क में होना था, तो ये तय हुआ कि 14 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। मेरा बस आग्रह है, ये जो थोड़ा सा आप व्यवस्था कराइए तो फिर अच्छा हो जाएगा। पीछे हो जाइए, क्या दिक्कत है उसमें पीछे होने, ये रास्ता छोड़ दीजिए। आपका व्यवहार ही बताता है कि आप कितने सभ्य हैं, कितने गुणवान हैं, कितने ज्ञानवान हैं। इसको खाली कर दीजिए थोड़ा सा। वैसे नौजवानों को बैठने में बड़ी दिक्कत हुई आज, मैंने देखा मेरे कहने के बाद भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। प्यारे सहारनपुर वासियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। समय भी काफी हो गया है और मैं और किसी चीज में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। हमेशा मैं आगे से शुरू करता हूं कार्यक्रम को, बात को, लेकिन आज मैं अंत से शुरू करूंगा। और अंत से इसलिए शुरू करूंगा कि हुकम सिंह जी की टीम ने एक शानदार प्रस्तुति की, जिसमें पूर्व में जिस तरह का जुल्म, अन्याय और जिस तरह की व्यवस्था बनी थी, उसमें प्रैक्टिकली जो है हुकम सिंह जी की टीम ने, उन प्यारे बच्चों ने, बच्चियों ने वो चित्रण करके हमें दिखाया। भावुक पल था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो आपने शानदार तालियां बजाई। मैंने अपने हाथों को रोक लिया, इसलिए रोक लिया कि अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं। मैं जिस हाउस में हूं, संसद में, लोकसभा जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग वहां एनसीआरबी का डेटा जब पढ़ते हैं तो आपको जान के अचरज होगा कि हजारों महिलाओं के साथ आज भी रेप, हत्याएं, उनको जलाना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, ये होता है। रिकॉर्ड ये कहता है कि हर साल लाखों महिलाओं के साथ इस तरह की जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होता है। और करने वाले ऐसे नहीं कि दूसरे देश के लोग हैं या कहीं बाहर से आते, दूसरे ग्रह से आते, यहीं रहने वाले हमारे अपने बीच के ही आसपास के क्षेत्र के लोग। कुछ लोगों को लगता है कि ये उनका हक अधिकार है, कुछ लोग किसी को, किस समाज को आईना दिखाने के लिए, उनकी हैसियत दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। मगर ये जो भी लोग हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि समय बदल रहा है और बहुत जल्द समय बदल जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, कैसा सवेरा निकलेगा कि आज की सरकार तो झूठा नारा लगाती है कि गुंडे पलायन करके, मैं आपको गारंटी देता हूं
कि किताबों से गुंडे नाम का वर्ड हट जाएगा। इस बात को आप मेरी याद रखें, ये मेरा आपको वादा है। जिस भी तरह का अत्याचार, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो, किसी भी आधार पे क्यों ना, क्योंकि जिस सभ्यता को, जिस व्यवस्था को हम लोग मानते हैं, जिन महापुरुषों का हम लोग स्मरण करते हैं, जिनके विचारों पे हम लोग चलते हैं, उन महापुरुषों ने हमें मानवता का रास्ता दिखाया है। तो मानवता का रास्ता पे जो रहेगा उसका स्वागत है। जो मानवता के रास्ते को लागेगा, कानूनन उसको ऐसी सजा दिलाएंगे कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी और वो कहकर जाएगा कि ये ऐसा अपराध कभी दोबारा मत करो। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। तो वो जो पीड़ा थी, मैं उसको इसलिए भी ताली नहीं बजा पा रहा था क्योंकि मैं तो सुबह से शाम तक इन चीजों को रोज देखता हूं, क्योंकि बड़ा संगठन है। कहीं ना कहीं ये होता है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी उड़ीसा में, कभी बंगाल में, कभी हरियाणा में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, बिहार में। रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है और हम लोग उस लड़ाई को लड़ते हैं। तो ऐसा समझिए कि हम लोगों को आदत हो गई है इस दर्द को रोज देखने की, क्योंकि हम लोग देखते हैं, लड़ते हैं। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हमने अपने अंदर इसको सहने की आदत भी बड़ी मजबूत कर ली है। वरना आप समझिए कि मुट्ठी भर लोग और सैकड़ों लोगों को अन्याय कर दें, ये कैसे संभव है? ये एक ही तरीके से संभव है जब आप लड़ना बंद कर दें। मैं आज महिलाओं की, महिला शक्ति का धन्यवाद दूंगा। उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही, कुर्सियां कम बढ़ती रही, उनकी संख्या बढ़ती रही और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, और मैं जब ये चल रहा था तो मैं उनकी मनोदशा को देख रहा था। कुछ भावुक थी, कुछ आंखों के आंसू पूछ रही थी, कुछ एक दूसरे से मतलब उस तरह की उनकी भाव प्रकट हो रहे थे कि तकलीफ महसूस कर रही। ये सच है कि ये तकलीफें तो हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा है कि हर एक समस्या का एक कारण है और हर कारण का एक निवारण है। मैं महत्वपूर्ण उस पर आऊंगा, उसको घुमाओ तो उठा के घुमाओ। ये मेरी प्यारी सी छोटी गुड़िया है, ये जिद कर रही थी कि जल्दी से फोटो खिंचवा दो तो हम लोग चले जाए। हमने कहा कि रहो, जब सब बैठी हैं तो आप भी रहो। तो इसलिए वो छोटा बच्चा रो रहा है तो परेशान है। प्यारे साथियों, मैं चंद्रशेखर आजाद यहीं से मिट्टी में पैदा हुआ हूं, सहारनपुर। यहीं से बोलना, चलना, लड़ना, संघर्ष करना यहीं से सीखा है। कोई मां के पेट से नहीं सीखता है, हालात सिखाते हैं। मेरे आज भी याद है, बहुत सारे सीनियर सज्जन यहां बैठे हैं, हमारे गुरु भी हैं, अभिभावक भी हैं। एक आंदोलन हुआ यहां जब डिमोशन हो रहा था। आज जब मैं उस जगह पे आया, गांधी मैदान है गुरु जी, गांधी पार्क नहीं, वो जो सामने था उसके अपोजिट बस स्टैंड के बैक साइड में वो जो मैदान था परवीन जिसमें आंदोलन किया था, गांधी पार्क। आज आया तो मैंने देखा उसके हालात बदल गए। तो वहां से आंदोलन शुरू हुआ और यहां तक आया, जिलाधिकारी कार्यालय तक। और मेरे नेचर में है कि मैं डंडा लेके उसका नेतृत्व कर रहा था कि कहीं अव्यवस्था ना, क्योंकि मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूं। मैं नियमों का बड़ा पक्का, अनुशासन को प्रायोरिटी देता हूं, नाराज भी होता। तो मैंने तो बोलना, मैंने, मेरे साथियों ने यहीं से सीखा, इसी सहारनपुर से। और बहुत सारे पत्रकार साथी खड़े, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब हम आंदोलन करते तो ये खबरें बेचारे छाप देते, इनका वो मेरा अपना बीच का मामला है। इन्होंने बहुत मदद की हम लोग। आज हालात बदल गए हैं। यही सहारनपुर की जेल है, इनको याद है, निर्दोष होते हुए मुझे पकड़ा गया और 16 महीने मैं और मेरे साथी जेल में रहे। लाठियां खाई, कुछ को करंट लगाया गया, कुछ को पीटा गया, कुछ को डराया गया। एक दौर ऐसा था कि लोगों ने बैनर से अपने फोटो हटा लिए, नाम हटा लिए।
मिलने नहीं आते थे, बहुत सारे लोग डरते थे कि मुकदमे में उनका नाम ना आ जाए। मगर मैं आपको सच कह रहा हूं, ये धरती गवाही दे सकती है, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। जब तक सब्र का पैमाना पूरा ना हो जाए तब तक मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिसको ये कहा जाए कि ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज हिंसा का रास्ता हमारे लिए अच्छा नहीं। हिंसा, जैसे ही हम हिंसा के रास्ते पे जाते हैं तो व्यवस्था को हमें मारना आसान हो जाता है, हम पे आरोप लगा के। 16 महीने कटे, सहारनपुर के और पूरे देश के लोगों ने बड़ा साथ दिया, मुकदमों में बेल करवाई, तमाम तरह की परेशानियां उठी। एक बार 2 अप्रैल का समय आया, आंदोलन हुआ, 13-14 बच्चे शहीद हो गए, सहा नहीं गया मुझसे। मैंने एक लेटर लिख दिया राष्ट्रपति जी को कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं, क्योंकि अपने लोगों के लिए लड़ नहीं पा रहा हूं जेल में बंद होने की वजह से। तो उस लेटर के पक्ष में हमारे साथी आए, मेरे साथी असलम खड़े मेरे साथ, उसी समय वहां थे। तो हमारे साथियों ने आगे मुझसे कहा कि मरना हल नहीं है, आप भूख हड़ताल करो। तो मैंने जेल में भूख हड़ताल कर दी, 8 दिन हो गए। अखबार की कटिंग चुपके से मेरे पास आती तो हमारे अधिकारी छपवाते कि चंद्रशेखर तीनों टाइम खाना खा रहे हैं। और बड़ी ईमानदारी से मैं जल के अलावा कुछ नहीं ले रहा था। मेरी आंखों की खाल उतर गई, पैरों की खाल उतर गई। ईमानदारी थी हमारे आंदोलन में। मैं गारंटी देता हूं, भीम आर्मी जैसा मजबूत नौजवान नहीं मिल सकता किसी संगठन को। मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के साथ। इतना मजबूत कार्यकर्ता नहीं मिल सकता किसी को, और ईमानदार कार्यकर्ता। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब आए तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, बात बड़ी शानदार थी। बातों में मोल होता है कि सरकार चाहती है आप मर जाओ, और आप खुद भूखे रह के मरना चाहते हैं। आप तो सरकार की मदद कर रहे हो। आपको कोई मारे तो उस पर इल्जाम जाए, किसी को तो सजा होगी, लेकिन आप भूख से मर जाओगे तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो मरो मत, लड़ो। और मेरे आज भी याद है, 2 अप्रैल के बाद मैंने 6 अप्रैल से भूख हड़ताल शुरू करी थी, और 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भूख हड़ताल तोड़ी थी। और ये संकल्प लेकर तोड़ी थी कि इस गुलामी की बेड़ियों को जब तक काटेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। और लड़ाई लंबी चली, फिर और कई परेशानियां आई, कई आंदोलन आए। दिल्ली में आंदोलन हुए, वहां से जेल चले गए, खूब मार खाई, हड्डियां टूट गई। जब वो बच्चे वो योगा वाला अभ्यास कर रहे थे तो हम लोग अंदर अंदर जल रहे थे, क्योंकि अब शरीर में इतने जोड़ है कि अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो खुल जाएंगे कहीं से जोड़। तो पता लगा खड़े होने की, चलने की क्षमता भी चली गई। लेकिन उन बच्चों ने प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत बनाया। मैं उन बच्चों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। एक दिन में नहीं बनता कोई, ऐसे योग करने वाला नहीं बन सकता शरीर एक दिन में। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की, कांकर कोई की, मैं उनको जानता हूं, बहुत हिम्मत जुटाया उन्होंने। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये इस परिस्थिति के बाद आप सबके आशीर्वाद से, मुझसे कोई पूछता है, मैं कहीं भी जाता हूं, दुनिया में भी घूमता हूं, ऐसी बात नहीं, मुझसे पूछता है कि आप कैसे आए, इतनी बड़ी पंचायत में कैसे आए जहां पैसे वाले, बहुत बड़े बड़े दले वाले लोग आते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मुझे मेरे लोगों ने भेजा है, मैं आया नहीं। मुझे मेरे लोगों ने चुनकर भेजा है, नोट भी दिया, वोट भी दिया, और इस विश्वास से भेजा कि ये आदमी हमसे धोखा नहीं करेगा, हमसे छल नहीं करेगा, हमसे विश्वासघात नहीं करेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, नोट वोट दे के भेजा है, और जिम्मेदारी दे के भेजा है कि अभी बाबा साहब का काम अधूरा है, काशीराम साहब का काम अधूरा है, आपको करना है। इस जिम्मेदारी को सोचकर मैं वहां गया। और क्योंकि वक्ता हूं, अधिवक्ता हूं, तो बोलता खूब हूं, तो पार्लियामेंट में भी गुरुजी कह रहे थे आवाजें तो सुनाई देती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल पार्लियामेंट में उठाया था, और वो सवाल था स्मार्ट मीटर को लेकर। देखो लोकतंत्र कितना ताकतवर है। आपकी वोट से इतनी ताकत बनी कि पूरे भारत में जहां स्मार्ट मीटर लग रहे थे, मैंने सरकार से सवाल पूछा कि स्मार्ट मीटर जो कानून आपने बनाया है उसमें रेगुलर है या ऑप्शनल है। तो मंत्री जी ने जवाब दिया, गजट नोटिफिकेशन आया, राजपत्र जारी हुआ 1 तारीख को, 2 तारीख को मेरा सवाल था कि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगवा लो, नहीं लगवाना चाहते ना लगवाओ। लेकिन इस सरकार ने घर घर स्मार्ट मीटर लगा दिए जबरन करके, और उनकी रीडिंग आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन से तेज आ रही है। पहले जो बिल आता था 400-500 रुपए का, और वो 3-4 हजार रुपए का आ रहा है। कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सारा निजी क्षेत्रों में भेज दिया।
फिर मैंने जब मंत्री ने जवाब दिया तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, लेकिन आपकी सरकार तो डबल इंजन की लगवा रही है धड़ाधड़, और कोई सवाल करता तो मुकदमे कर देते हो आप लोग। तो कहा कहीं कोई शिकायत आ गई तो आप हमें बताना, हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आप विषय पे आता हूं। हमेशा हालात ऐसे नहीं थे इस देश में। 1935 से पहले महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जज नहीं होती थी, क्योंकि महिला मित्र मंडल का कार्यक्रम है। तो मुझे बात कहनी पड़ेगी। पत्रकार नहीं होती थी, चिंतक नहीं होती थी भारत के अंदर, आर्टिस्ट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि 1935 तक का एक्ट महिलाओं को इस तरह का अधिकार नहीं देता था कि महिलाएं घर से निकले और जाके अपनी तरक्की के रास्ते खोलें, पढ़े लिखे और उड़ान भरे, अपनी जिंदगी जिए। उससे पहले क्या होता था? सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को जला दिया जाता था उसकी मर्जी के खिलाफ। और मैंने बताया, एक परिवार में मैं गया था, आप सुनना और पढ़ना जाके। मेरी बहनें बैठी है छोटी, डॉक्टर हमारी बहन फल्क बैठी है, आज मैंने उसको देखा। आप पढ़ना जाके, आप स्कूली पढ़ाई पढ़ते हो लेकिन इस देश की हिस्ट्री भी आप पढ़ना, आपको अचरज होगा। आप एक नाम पढ़ना जिसका नाम है तैमूर लंग। एक शासक हुआ है, बहुत क्रूर शासक। कहा जाता था कि वो इतना क्रूर था कि उसके नाम से लोग डरते थे। लेकिन जब तैमूर लंग अपनी जीवनी लिखता है और सती प्रथा के बारे में लिखता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता है क्या प्रथा थी, मगर एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक व्यक्ति मर गया है, उस व्यक्ति को लेके आ रहे, उसके पीछे पीछे बदहवास एक महिला को भी संखलों में बांध के ला रहे हैं। उसको शायद कोई ऐसा पेयजल पदार्थ पिला जिससे वो नशे में, अपने सुध में नहीं है, धतूरा पिला के। जब वो मृतक जो है, जो मरा हुआ है, उसको सैया पे लिटा दिया गया, चिता पे लिटा दिया गया, चिता के ऊपर उस महिला को जिंदा लिटा दिया गया। उसके हाथ और पैर संकल से बांध के और खूंटे गाड़ के उससे बांध दिए गए और बराबर में ढोल वालों को कहा कि जोर जोर से ढोल बजाएं। और जब उस चिता में आग लगी और वो जीवित महिला जब जोर जोर से चिल्ला रही थी जलने की तकलीफ के कारण, उसकी गंध जो थी मांस की, जिंदा मांस के जलने की, उसने कहा, वो शासक कह रहा, क्रूर शासक, कि मेरी आत्मा तक कांप गई, मेरा शरीर कांप गया उस स्थिति को देख के। क्या होता है भारत में? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी कोई भी बहन प्रैक्टिकल करके देख ले, जरा उंगली जला के देखो, आपको चलन का एहसास होगा। जब जिंदी महिलाएं जलाई जाती थी इस भारत में, आप देखो किस तरह की व्यवस्थाएं थी। और इसको जो प्रथा यहां दिखाई गई कि ये धर्म के आधार पर जलाना जरूरी है, अगर नहीं जलाओगे तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, विपत्ति आ जाएगी, ये ठोंक करके इस तरह के झूठे डर फैला के ये किया जाता। बाल विवाह, बच्ची जब तैयार भी नहीं हुई है, उसको समझ भी नहीं है, उसको रिश्तों का ज्ञान भी नहीं है, उसी उम्र में बाल विवाह हो जाता था। और किस तरह की पीड़ाओं से वो गुजरती थी, इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं। विधवा विवाह, अगर कोई महिला जिसके पति की कम उम्र में मृत्यु हो गई है तो उसको अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता, किसी कार्यक्रम में उसको नहीं बुलाया जाता, घर के चूल्हे को उसको यूज नहीं करने दिया जाता। वो जानवरों से ज्यादा पूरा जीवन जीती थी। देवदासी पर था, छोटी छोटी बच्चियों को मंदिरों में दान किया जाता था और उनके साथ अनैतिक कृत्य होता था। आप पढ़िए तो स्तन टैक्स लिया जाता था, टैक्स लिया जाता शरीर छुपाने के लिए गरीब कमजोर वर्ग की महिलाओं से। और नागले की कहानी इस बात का उदाहरण है कि उसने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, एक ऐसा भी भारत था और एक ऐसा भी भारत है कि आज हमारे बच्चे बच्चियां इस मंचों पर खड़े होकर हमारी प्यारी बहन ने बड़ा सुंदर गीत प्रस्तुत किया। एक ऐसा भी आज भारत है जिसकी राष्ट्रपति महिला है, जिस देश में प्रधानमंत्री महिला रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला है, जिसमें कई जिलों की जिलाधिकारी महिला है, कई जिलों की पुलिस की कप्तान महिला है, कई प्रदेशों के सेक्रेटरी जो हैं, प्रदेश को चलाने वाली चीफ सेक्रेटरी महिला है। एक ऐसा भी देश है जिसमें महिलाएं प्लेन भी उड़ाती हैं, ट्रेन भी चलाती हैं, देश की सेवा कर्नल सोफिया के रूप में देश की सेवा भी करती हैं और घर भी चलाती हैं और इस देश की तरक्की में चार चांद भी लगाती है। ये एक और देश, ये देश कैसे बना, किसका योगदान?
जब मैं योगदान की बात करूंगा तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से शुरू करना पड़ेगा, माँ सावित्रीबाई फूले से शुरू करना पड़ेगा, माँ फातिमा शेख से शुरू। आज हमारी महिला मित्र मंडल की बहनें क्या कर रही, वही जो उस समय माँ सावित्रीबाई फूले कर रही थी कि एक तरफ धर्म के आधार पर उनको रोका जा रहा था कि महिला शिक्षा नहीं ले सकती है, और दूसरी तरफ उस व्यवस्था को चैलेंज करके माँ सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने का काम करते, स्कूल विद्यालय खोलने का काम करते। और आपको जान के पढ़ना चाहिए कि जब वो जाती थी पढ़ाने तो कुछ लोग उनको रोकने के लिए उनपे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, उनका अपमान करते थे, तो वो रुकती नहीं थी। एक साड़ी और लेके जाती थी, गंदे कपड़ों को बदलकर अच्छे कपड़े पहन के बच्चे को पढ़ाने का काम करती थी। आज अगर आपको कोई यहां टोक दे कि भाई आप उठ जाओ इस कुर्सी से, तो आप कहोगे मेरा अपमान हो गया है, लेकिन मां सावित्रीबाई फूले कभी अपमान मानी नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने इन बच्चों के लिए अपने परिवार में किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये त्याग, इसलिए उन महापुरुषों का, उन वीरांगनाओं का सम्मान हम लोग करने के लिए यहां खड़े। इसलिए मैं महिला मित्र मंडल की तमाम बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, उनके लंबे उम्र की और उनकी तरक्की की कामना करता हूं। उनके प्रयासों से, छत्रपति साहू जी महाराज के संकल्प से और भारत के संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से आज हमारे जीवन में दिन आया है कि आज ये पंडाल सजा है और यहाँ महिला पुरुष बराबर हैं और महिलाएं पुरुषों का स्वागत कर रही हैं। मैं अपने साथियों से कह रहा था, ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि महिलाएं स्वागत कर रही है और पुरुष स्वागत करवाते हुए गर्व महसूस कर रहे। ये महिला मित्र मंडल की बहनों ने हमारे करके दिखाया। मेरे प्यारे परिवार के लोगों, 1935 से पहले इस देश की सिविल सर्विसेज में भारतीयों को नहीं जा सकते थे। भारत सबसे बड़ा जो एक्ट बना जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो 1935 बना, लेकिन 1935 के एक्ट में भी कमजोर वर्गों को वोटिंग राइट नहीं मिला। वोटिंग राइट पे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी और उस सुधार समिति ने जो निर्णय दिए, नई योजनाओं को, नए जो है प्रस्ताव को, नए प्रभावों को जो रखा, उसमें कहा गया कि वोटिंग राइट उनको मिलना चाहिए जो व्यापारी हैं, जो लगान देते जमींदार हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको मिलना चाहिए। जो रियासत थी उनके परिवार के, राजाओं के परिवार को, बच्चों को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। जो ताकतवर हैं लेकिन कमजोरों के लिए कोई बोलना नहीं चाहता। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज के लोकतंत्र में तो हर बालिग वोट करता है, लेकिन उस समय के लोकतंत्र में देश की आबादी के 10% लोग वोट करते थे। तो बाबा साहब इस निर्णय से लड़ रहे थे और क्या कह रहे थे बाबा साहब की, जिस व्यवस्था में 10% लोग निर्णय करें और 90% लोगों पे वो निर्णय हावी हो, उनके जीवन में प्रभावित, उनके जीवन को प्रभावित करता, मैं इसको लोकतंत्र नहीं मानता। जब पूना पैक्ट हुआ, जब बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए, आज मेरी माएं बहनें यहां बैठी हैं, नौजवान यहां खड़े हैं, बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सम्मानित लोग हैं हमारे। अगर ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, पहले पुरुषों से मेरा सवाल है, अगर आपको घर में पता लगे कि आपके बच्चे को चोट लग गई है तो क्या काम में मन लगेगा, ऑफिस में कहीं? बताओ ईमानदारी से, हाथ उठा के बताओ, शर्माओ मत, बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आप मेरी बहनें अब जवाब देके बताओ, अगर पता लग जाए कि बच्चे को चोट लग गई है, आप किसी भी काम पे हो, उससे दूर हो, तो क्या किसी काम में मन लगेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक, यही निर्णय हो गया बहुमत से कि नहीं लगेगा। लेकिन सोचो, जिनकी जयंती आज मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं कि उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, उफ नहीं किया उस व्यक्ति ने। कोई व्यक्ति महापुरुष एक दिन में नहीं बनता है, समाज निर्णय लेता है उसके कर्मों के आधार पर, उसके जाने के बाद कि ये हमारे महापुरुष थे या कोई हमें बहकाने वाले आदमी थे। और सुनिए, जब कोई जीवित होता है तो उसका विरोध भी होता है, आलोचना भी होती है, आरोप भी लगते हैं, जब वो संघर्ष का दौर होता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति से कोई सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी सबको सहमत नहीं कर सकता, सबका भला नहीं कर सकता। तो जब बाबा साहब चले गए और जब तक बाबा साहब संघर्ष करते रहे, अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया, अपनी पत्नी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जब राजरत्न चले गए हमारे बीच से, हाईकोर्ट में थे,
घर से खबर गई कि राय रतन आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे बाबा साहब, एक बार आके अपने बेटे को देख लो राय रतन को। तो उनकी पत्नी ने ये कहा, मां रमा ने बाबा साहब से, कि बाबा साहब आप कहते थे राय रतन राज करेगा, राय रतन तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो रोते हुए बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे करोड़ों राज रत्नों की चिंता है, इसलिए मैं इसके लिए आंसू नहीं बहा सकता हूं। मैं बस ये वादा करता हूं कि मैं करोड़ों राज रत्नों को मरने नहीं दूंगा, इसलिए मैं संघर्ष करूंगा। ये बाबा साहब, इसलिए उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। वो यहां नहीं पैदा हुए, इस जिले में नहीं पैदा हुए, वो इस प्रदेश में नहीं पैदा हुए, वो दूसरे छोर पे 2000 किलोमीटर दूर इंदौर में पैदा हुए, मऊ में पैदा हुए। प्यारे मेरे परिवार के लोगों, 1935 के बाद जब इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आपकी लड़ाई लड़ने की कीमत चुकानी पड़ी बाबा साहब को। वो आपकी लड़ाई लड़ते थे, इससे जो लोग खुश नहीं थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि बाबा साहब किसी इलेक्शन को जीत ना पाए, उनको अपमानित किया। और तमाम दलों ने उस समय उनको अपमानित किया, लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो क्या दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, कि पूरी दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जो नहीं कर पाया, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया कि देश की तमाम महिलाओं को, बालिग महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। जिस बात को अमेरिका 28 साल बाद, यूरोप 25 साल बाद, ब्रिटेन 32 साल बाद अपने यहां सोचता है, उस बात को बाबा साहब अम्बेडकर अपनी कलम की ताकत से करके जाते हैं, संविधान में लिख के जाते हैं कि महिला और पुरुष बराबर होंगी और महिलाओं को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और जब वो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं दिला पाते, एक चपरासी की नौकरी ना छोड़े, कोई गांव के प्रधान का पद ना छोड़े, ठोकर मार दी उस सत्ता को, उस पद को, कानून मंत्री के पद से, जिससे वो आपका भला नहीं कर सकते। तो ऐसे महापुरुषों का आंदोलन हम लोग चला। अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आप बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों ने जो कहा जाता है कि अगर किसी के बड़े कोई बात कह के जाते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी उस बात को मानती है। मानती है नहीं मानती, बताओ? मानती है नहीं मानती? अगर किसी परिवार का बड़ा कोई कुछ बात कहे तो परिवार के छोटे उसको मानते नहीं मानते हैं? तो जब बाबा साहब आपको मुक्ति का रास्ता दे के गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की ताकत बता के गए, किस तरह से गुलामी से मुक्ति धार्मिक रूप से लेनी है वो रास्ता बता के गए, फिर हमारे लोग उनकी बात में क्यों नहीं चलते? फिर क्यों इधर उधर परेशान होते घूमते हैं अपनी मुक्ति के लिए? इसका मतलब हम अपने महापुरुषों को ना हमने पढ़ा, ना हमने जाना, ना उन पे जो है हमारा भरोसा है। इसका मतलब हम अभी भी अज्ञानता के शिकार हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में बजट आता है आपके टैक्स के पैसे से। पता है नहीं पता आपको? मैं बहुत गंभीर जानकारी दे रहा हूं। दूं आपको जानकारी? नहीं दूं? पहले बताओ। घर में तो बहुत झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। अब झगड़ा करने की तैयारी बता रहा हूं कि झगड़ा किस लिए करना है। आप घर में टूथब्रश से लेके जितने सामान खरीद के लाती हैं उन सब पे टैक्स लगता है। माचिस की डब्बी से लेके मारुति कार तक सब पे टैक्स लगता है। आपने जो बालों में क्लिप लगाए हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो चप्पल पहने हैं, जिन्होंने चश्मे पहने हैं, जिन्होंने चश्मों में ग्लास लगाए हैं, जिन्होंने कोट पैंट पहना है, तमाम हर चीज पे टैक्स लगता है। ये जो कुर्सी आपने खरीदी है, ये जो लाइट आपने खरीदी, सब पे टैक्स लगता है, स्टेट का भी और केंद्र का। उस टैक्स को, वो जो टैक्स है और कुछ प्राकृतिक रिसोर्स है हमारे यहाँ, वो रिसोर्स और वो टैक्स जमा होता है कोष में। एक राज्य का कोष होता है, केंद्र का कोष होता है। और पूरा चुनाव इसलिए होता है कि इस पैसे को खर्च करने की शक्ति किसके पास जाए। अभी तक वो शक्ति बहुत बार हमारे पास नहीं आई। आप सोचिए, पैसा तो सबसे इकट्ठा हुआ और पैसा इकट्ठा होके चाबी चली गई ऐसे व्यक्ति पे जो हमारा भला नहीं चाहता, हमें कुछ देगा नहीं। जैसे घरों में भी हो जाता है ना, कभी कभी सास नाराज होती है कि मैं इस बेटे को कुछ नहीं दूंगी, इस बहू को कुछ नहीं दूंगी। होता है ना, होता है। देखो सब लोगों ने गर्दन हिलाई, बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूं कि ऐसा होता है, हो जाता है ना। कभी कभी ससुर कहते हैं या पिता कहते हैं कि मैं इस बेटे को कुछ नहीं दूंगा। मेहनत उसकी भी है, कहते हैं मैं नहीं दूंगा, इससे नाराज हूं। लेकिन इस देश में जिनके पास बजट को लागू कराने की ताकत है, वो अक्सर इन गरीबों से मुंह मोड़ लेते। इसलिए आजादी के 75 साल बाद भी आज तक भी बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही। आज जाके ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, पक्की सड़कें आज तक नहीं बनी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छे घर नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है,
अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। और इन सब के कारण कौन है पता है आपको? कौन है बताइए जोर से, कौन है? इसका कारण है सरकार। और सरकार किसने बनाई? हमने, आपने, मैंने, हमारे अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, क्षेत्र के लोगों ने वोट देके बनाई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे, उनको ये भरोसा था कि जो काम सदियों से नहीं हुआ वो इस वोट की ताकत से आने वाले कल में मेरे लोग भाईचारा बना के, अपनी शक्ति बना के अपने हाथ में ले लेंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, कलम की ताकत से अपनी किस्मत का फैसला लिखेंगे, अपना भविष्य लिखेंगे, अपनी तरक्की लिखेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगाएंगे, रोजगार के साधन बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे, जुल्म जाति की बेड़ियों को काट देंगे। लेकिन हम सीधे साधे भोले भाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे इकट्ठा हो जाते हैं और 364 दिन वही काम करते हैं जो बाबा साहब मना करके गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र है, सरों की कीमत है। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो आपका भला कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे यहाँ, अभी मुझे खबर आई कि सूबरी के, तुम भैया मीडिया के साथ ही सुन लेना, अब चला पाओगे नहीं चला पाओगे ये आप देख लेना, सहारनपुर के क्या हाल है मुझे नहीं पता। सूबरी से खबर आई, एक शिक्षा मित्र गए थे, क्योंकि रैलियां उनकी कैसे होती है आपको पता है नहीं पता है? रैलियां ऐसे होती है कि सारे कर्मचारियों को खबर भेजते हैं कि आना है रैली में। ऐसे नहीं जैसे ये लोग चल के आए हैं बिना पैसा दिए और पैसा भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं करते कार्यक्रम। वो खबर भेजते हैं कि सबको, कर्मचारियों को आना, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, पीआरटी के जवानों को, सबको आना है रैली में और जबरदस्ती उनके भाषण में ताली बजानी। आज एक शिक्षा मित्र, क्या नाम था उसका, धूप सिंह, धर्म सिंह, धूम सिंह की जान चली गई है क्योंकि वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। आज उसके परिवार के लोग उसका इंतजार कर रहे थे, गया तो साबुत और आई उसकी डेड बॉडी। मैं सुबह लोकसभा में था, मुझसे 10 कदम आगे प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को फूल अर्पित कर रहे थे। और जब मैं ये देख रहा था तो मैं मन मन सोच रहा था कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। जिसको मार के, पीट के, जबरन जेल में बंद कर दिया, आज उसके लोगों ने उसको प्रधानमंत्री के पीछे वहां बराबर में ले जाके खड़ा कर दिया। कितनी शक्ति है लोकतंत्र। और अगर ये शक्ति थोड़ी सी और बढ़ा लो तो कुर्सियां वही है, आदमी बदल सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। मेरी बात को आप याद रखें, लोकतंत्र है, ये आपके हाथ में है। पिछले लंबे समय से बाबा साहब का सपना, मान्यवर काशी राम साहब का सपना इस देश में अधूरा है। और उनके बच्चे होने के नाते हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। इसलिए अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए आज भी हमारे आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेता, जिम्मेदार साथी गली गली जाके जागरूकता अभियान चला के अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताओ, अपने दिल से पूछना, अगर मेरी बात झूठ गलत हो तो। आपके बच्चे परिवार में मेरे जैसे बेटे होंगे, किसका मन होता है जेल जाने का? कोई अपने मन से जेल जाना चाहता है? जरा हाथ उठाओ जो यहाँ का है कि हम अपने मन से जेल जाना चाहते हैं। कौन लाठियां खाना चाहता है? मैं तो वो हूं जिसके जेल और लाठियों से जी नहीं भरा, तो जिसको जान से मारने के लिए गोली चलाने का काम किया और मर ही गया था, लेकिन आपके आशीर्वाद ने बचा लिया, वरना कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, मेरी बात पर गौर करना। ये लोकतंत्र है, सरों की कीमत है। आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हो। जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाओगे, इस देश का मिजाज बदल जाएगा। आज परमिशन चाहिए थी कई लोगों को बाबा साहब की जयंती बनाने की, जितने बहुत सारे लोग खड़े होंगे। कई ऐसे गांव के लोग होंगे जो कहेंगे नहीं मिली परमिशन। क्यों नहीं मिली परमिशन? क्या इस देश में, इस प्रदेश में कमजोर वर्गों की धार्मिक आस्था नहीं है क्या? जो बाबा साहब को मानने वाले, क्या उनको शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि सत्ता आपके खिलाफ, और वो बजट भी लगा रही है तो ऐसी जगह जहां से उन लोगों का भला हो जो उनको, उनके विचार को मानते। जो आप बाबा साहब के विचार को मानते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात पे आप गौर करो,
सीनियर लोग भी, बुद्धिजीवी लोग भी गौर करना, मंच भी गौर करना। पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, ऐसी जयंती नहीं बनी जिस तरह की मनाने का इस बार प्रयास किया जा रहा। और ऐसा क्या है कि हम 403 करोड़ रुपए देंगे और बहुत सारी मूर्तियों की छत बनाएंगे, उनको सशक्त करेंगे? क्या है ऐसा बताइए। अपने मन से सोचे कि 9 साल में जो नहीं हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। इस बार ऐसा क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक हाईवे को जो है 14 अप्रैल को किया जा रहा है? आप नहीं समझते। 2 चीजें हो सकती, क्या तो आप समझते नहीं या फिर समझना नहीं चाहते। मैं उसका कारण बताता हूं आपको क्या है। ये लोकतंत्र है, आपकी ताकत ना बन जाए। इसका एक किस्सा सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में नामांतर आंदोलन चला, एक यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए, और धरना चल रहा, लोग मर गए, लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन सरकार ने मांग नहीं मानी। लेकिन उसके विपरीत यहां यूपी में एक यूनिवर्सिटी का नाम बिना मांगे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रख दिया गया। तो हमारे नेता काशीराम साहब क्या कहते हैं? वही बात, वही किस्सा दोहराना। काशीराम साहब कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन की, और सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, कमजोर लोगों के हाथ में ताकत आने की मुहिम चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की शक्ति बनने की मुहिम चल रही है। इसलिए ये ना चाहते हुए भी इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रख रहे हैं कि हमारे लोग इस बात से खुश हो जाए और इनके बातों में गुमराह हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की गली गली, गांव गांव में पिछले 1.5 साल से जो मुहिम हम लोगों ने पहले प्रभुजन सम्मेलन की 18 सहारनपुर से तय किया, सहारनपुर से शुरू किया, 18 प्रभुजन सम्मेलन किए। उसके बाद 8 जिलों, 8 मंडलों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं कर पा रहे हैं। कड़ी धूप में मेरी माए बहनें लाइन लगा के खड़ी होकर अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आती है। मेरे नौजवान भाई कड़ी धूप में पेड़ों पे चढ़ के, दीवारों पे चढ़ के जय भीम का नारा लगा के सरकार को ऐलान करके कहते हैं कि अब वक्त हमारा आने वाला है। बाबा साहब कह के गए थे 20वीं सदी आपकी है तो 21वीं सदी हमारी होगी। ये दिन आने वाला है, इसलिए आज हर कोई जयंती मनाने की बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है। कल ही हम लोग लखनऊ कार्यक्रम में थे, कार्यक्रम करके लौटे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गुमराह हो सकते हैं, आपके मन में सवाल हो सकता है, आपके विरोधी के मन में कोई सवाल नहीं। वो जानता है कि ये मूवमेंट हमारे लिए क्या करेगी, अगर ये मूवमेंट आगे बढ़ गई तो किस तरह के बदलाव होंगे। वो सत्ता छीनने के लिए जो कभी आपकी गलियों में नहीं आते, आपके मोहल्लों में नहीं आते, आपसे बात नहीं करते, 5 साल आप रोते चिल्लाते रहो, ज्ञापन देते रहो, आपकी तकलीफ नहीं सुनते, चुनाव के समय बड़े बड़े कुर्ते पहन के अपनी गाड़ियां छोड़ के आपके मोहल्लों में आते, क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान में आपकी उंगली में इतनी ताकत दे गई, जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। इस शक्ति की वजह से आपके मोहल्ले में आता है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन वोट का अधिकार चला गया ना मेरे लोग, आप मुझसे गारंटी ले लो, आपकी खाल भी सड़ जाएगी तो कोई आपकी तकलीफ को सुनने नहीं आएगा। इतिहास गवाह है। बाबा साहब कहते हैं इतिहास, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती कोई भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इतिहास पढ़ के देखो, जब तक संविधान नहीं था तो इस तरह की जुल्म जाते अत्याचार के शिकार होते थे हमारे लोग। और जब ताकत उनके पास है, ताकत का भी फर्क होता है, ताकत आज उनके पास है तो सूबरी के लोग अपनी लाश को लेकर बैठ के रो रहे हैं। और मुझे पता लगा कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार करो। जब शक्ति आपके पास नहीं होती तो हाथरस में हमारी बहन को जिंदा मरने के बाद उनके परिवार की सहमति के बिना रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। जो सत्ता आपके पास नहीं है, ताकत आपके पास नहीं होती। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, एक मौका आपको चंद्रशेखर आजाद को भी देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पहले बताओ, पहले बताओ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जो लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे उन्हीं की बात को मानूंगा, जो लोग एक हाथ उठाएंगे उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्योंकि मैंने, नीचे कर लो, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप एक काम ऐसा बता दो, एक मामला ऐसा बता दो। अभी मेरठ के कप्साण में जब हमारी एक बच्ची को मैं सुनता था, पहले जेल में जाने से पहले सुनता था, पढ़ते हुए सुनता था कि आज वहां बच्ची को उठा ले गए और पंचायत ने फरमान सुना दिया कि इनके परिवार को ऐसा कर दो, इनकी बच्चों के साथ ऐसा कर दो। आज अगर किसी गुंडे में हिम्मत है तो ऐलान करके, पंचायत करके मेरी मां बहनों के खिलाफ फैसला देकर दिखाओ।
अगर इलाज ना कर दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। क्या बात करते हो आप लोग? सत्ता भी जानती है, विपक्ष भी जानता है हमारी ताकत को, हमारी क्षमता को। अभी जब मेरठ में ये अन्याय हुआ और मैं बाहर था और मैंने कहा कि मैं आऊंगा, तो पूरे वेस्ट की फोर्स लगा के एडी चोटी का जोर लगा लिया। मैंने कहा मेरठ जाऊंगा तो मेरठ जाऊंगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अभी तक आपने विपक्ष में मुझे लड़ते हुए देखा है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, जानने वाला, उनके विजन को समझने वाला आपका अपना बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप अवसर तो आने दो। अगर आपका बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो आप मुझसे सवाल करना ना। क्या आप अपने बच्चों को रोजगार नहीं दिलाना चाहते? क्या आप जो आज महंगी शिक्षा मिल रही है, क्या 10-12 हजार अपने दिल से पूछ के देखो कि 8-10 हजार रुपए महीने की फीस आ रही है, बच्चों की खर्चा आ रहा है हर साल। नई वर्दी, नए जूते, नए मोजे, नई किताबें, नया सिलेबस, और सब एक दुकान से मिलेंगे। जो लूट हो रही है शिक्षा के नाम पे, और बाबा साहब कह के गए और कानून बना है, राइट टू एजुकेशन की शिक्षा अधिकार है आपका, उसके बावजूद कानून है, कानून है, बिल्कुल सच है, कानून है। 25% गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। कौन से स्कूल में 25%? आप दिखा दो मुझे। कानून यही है, क्योंकि लागू कराने वाले हाथ उन लोगों के हैं जो चाहते हैं आपकी शिक्षा खत्म हो जाए। आज आपको 10-15 हजार रुपए की महंगी शिक्षा में अपना बच्चा पढ़ाना पड़ रहा है। आप क्यों नहीं ताकत बनाते कि 200-150 रुपए में वो शिक्षा मिले इंग्लिश मीडियम की, जिसके लिए पहले आपको 15,000 रुपए, 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में बटन सही दबा दो तो ताकत आपकी बन जाएगी। ताकत बन जाएगी तो सिस्टम लागू हो जाएगा। मेरे साथी हैं, मेरे साथी है, लोकतंत्र को समझो मेरे लोगों। मेरे साथी है, हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नेपाल, लेकिन फिर वहां के लोगों ने माना कि भाई कानून संविधान से चलेगा। आप देखो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जब मेरे वो बालेन्द्र साहब प्रधानमंत्री बने, वहां नौजवान है और हो सकता है हमसे छोटे हों, जेएनयू में पढ़े, हमसे छोटे हों। क्या कहा उन्होंने, क्या किया? उन्होंने कहा हमने हजारों साल जुल्म ज्यादती, अत्याचार दलितों के साथ के, ये हाउस माफी मांगेगा अपने उन परिवारों से जिनके साथ हमारे रहते अन्याय हुआ। ये पूरे देश की जिम्मेदारी है और पूरे हाउस में माफी मांगेगी। और मैंने लोकसभा में कहा कि ये इनको कब शर्म आएगी भाई? आप कब मांगोगे उस जुल्म के लिए जो जुल्म आपने किया है? आप भाई भाई कहते हो और फिर भाई भाई के नाम पे भेदभाव करते हो। और मैं आज कह रहा हूं, आप देखना जल्द वो अपनी सरकार में लागू करेंगे कि सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा। सरकारी स्कूलों में वो सुविधा ला के देंगे। मेरी बात मानिए। ये नौजवान बदलाव और विजन को लेकर काम करने वाले लोगों की नई पहल है, सोच है। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था कि जिसमें जेब ना कटे, रोजगार व्यवस्था, गारंटी रोजगार व्यवस्था, ऐसी ही अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था। इन तमाम कामों को करने की शक्ति कहां से आएगी? जब आप आशीर्वाद दोगे। और जब आप आशीर्वाद दोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, तड़पना नहीं पड़ेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये तब होगा जब आप इस काम को करोगे। तो बाबा साहब तो ताकत देके चले गए, लेकिन हमने उसका प्रयोग करना नहीं सीखा। समझिए जैसे किसी के घर में लाख रुपए रखे और वो हजारों रुपए के लिए दूसरे लोगों से भीख मांग रहा, उसको पता ही नहीं कि उसके घर में लाखों रुपए रखे। उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से भारतीय संविधान में आपके पास वो ताकत है जिसमें 5 साल बाद लोग आपके पास आते हो। अगर आप घर से निकल के अपने अगले 5 साल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सही फैसले ले लो, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, सरकार आपके दरवाजे आएगी और ऐसी पॉलिसी लागू होगी। जिन दफ्तरों में आज आप लाइन लगाते हो, पैसे देते हो काम कराने के लिए, मैं गारंटी देता हूं कि उन गरीबों के मोहल्लों में जहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं पहुंची, और मोहल्लों में अधिकारी आके बैठा करेंगे और सुबह से शाम तक काम किया करेंगे, घर घर खबर भिजवाया करेंगे कि पूछना उनका कोई कागज तो नहीं बाकी रह गया। अगर वो कागज नहीं बना तो ऐसा ना हो कि शाम तक चंद्रशेखर सस्पेंड करके हमें जो है और जेल वेल डलवा दे, उसका कोई पता नहीं। लेकिन ये तभी होगा जब आप सपोर्ट करोगे साथ। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं 2 साल से पार्लियामेंट में लगातार हर विषय पर आवाज उठाने की, हर मामले को मजबूती से आपका पक्ष रखने की, बाबा साहब की आइडियोलॉजी के आधार पर, फूले की, साहू की आइडियोलॉजी के आधार पर रखने की। लेकिन कभी कभी मैं कोशिश भी करता हूं कि कार्यक्रमों में भी जाकर समझाऊं। मैं बहुत दिनों बाद इस समय का कार्यक्रम कर रहा हूं, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया मैं इस समय के कार्यक्रमों में नहीं गया। लेकिन मेरा प्यार है सहारनपुर के प्रति, और क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूं, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी भी है।
और मैं लायक औलाद हूं बाबा साहब की, नालायक नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों को उतार कर फेंक दे। मैं ताकत कहीं से भी हासिल करूं, लेकिन शाहपुर के लोगों को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेरी बात को आप याद रखिए। कौन से उद्योग धंधे, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो पढ़े लिखे बच्चे रोजगार करने, बताओ कहां है सहारनपुर में? हाईवे बना रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए, समय बचेगा, लेकिन जो टोल आप खाल से निकाल रहे हो उसको कहां से? 3 टोल है उस पर, 3 टोल है, और मैं गारंटी देता हूं दिल्ली से यहां तक के में 450 रुपए से कम का टोल नहीं बैठेगा, आप देख लेना। तो ये जो टोल के नाम पे आप टैक्स लेते हो, पहले गाड़ी के समय वैट लेते हो, फिर सेस लेते हो, फिर पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेते हो, फिर टैक्स भी लेते हो, कैसे लूट रही है सरकारें? इसलिए लूट रही है कि हमारे लोग खड़े नहीं हुए। तो आप यहां आए, इतना प्रेम दिया, मैंने बहुत सारी प्रस्तुति देखी, मैं दिल से उन सबका आभार प्रकट करता हूं। जो वो जिम्नास्टिक वाले बच्चे थे वो यहाँ है क्या? योगा वाले बच्चे हैं या चले गए? अच्छा, और वो जिन बच्चों ने वो हुकम सिंह भाई के साथ वाले बच्चे, हाँ, मैं एक बात हुकम सिंह भाई आपको भी कहने आओ इधर। बहुत शानदार प्रस्तुति दी इन्होंने, अंदर तक झकझोर दिया। बताओ झकझोरा नहीं झकझोरा? ईमानदार से बताओ, जिन लोगों को झकझोरा, जरा हाथ खड़े करो, आंसू आ गए। ये बड़ी अच्छी टीम है, मगर मैं एक बात सोच रहा था, हालांकि हो सकता है मैं गलत हूं, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी कोई भी कार्यक्रम उसमें सकारात्मकता जानी चाहिए। हमारे बच्चों की मनोदशा पे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जब तक चंद्रशेखर आजाद खड़ा है तब तक तो इसके बाद एक कार्यक्रम और किया करो कि उन जीभ काटने वालों को चंद्रशेखर आजाद ने उल्टा लटका दिया, इस कार्यक्रम को किया करो आप लोग। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपके हौसले कमजोर पड़ते रहेंगे। कार्यक्रम किया करो, जो कल नहीं हुआ आज नहीं हो सकता है क्या? कानून कहता है ना कि जो अपराध करेगा, हत्या करेगा, उसको सजा होगी। फांसी होती है नहीं होती देश में? अगर कोई अपराध करेगा गरीबों के बच्चों के साथ, किसी भी बिना पे उनको नुकसान पहुंचाएगा तो उसको बचा नहीं पाएगा कोई। इतना सख्त करेंगे कानून को। आप मेरी बात को याद रखना, रात को जैसे परियार साहब के रात को 12 बजे भी महिलाएं घूमेंगी अपनी मर्जी से, प्रदेश की शहर के कोने कोने में, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हो किसी बच्ची पर बांध उठा। ये ऐसी सरकार है जो फर्जी बैठे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कानून व्यवस्था के। ये नहीं चाहते, इनको पता ये डर का माहौल बना रहेगा तो इनकी दुकानदारियां चलती रहेगी। तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, और मैं अच्छा मनोबल देखो उनका बच्चों का। वो छोटे हैं, उनकी क्लास के कुछ बच्चे भी यहाँ होंगे, उनको जानने वाले भी होंगे, कल उनके मन में किस तरह की छवि बनेगी उनकी। लेकिन आओ सब लोग, मैं इनकी टीम की दान देता हूँ, और गुरुजी मैं इनको अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। इनको बच्चों को पैसे भी, हाँ जरूरी है। लेकिन मैं इनसे एक पुरस्कृत करने के साथ मैं इनसे एक बात ये कहूंगा, आप में से किसी को भी शिक्षा में कोई दिक्कत आए, गुरुजी आपके माध्यम से बात आपके पास आ जाए, हम कोशिश करेंगे। जब तक हम पे वो ताकत भी नहीं है तो भी हम किसी गरीब परिवार को अपने शिक्षा से दूर नहीं होने देंगे। मैं आज इस बात का वचन देता हूं आप लोगों को, चाहे हमें कैसे भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, लेकिन जिस तरह से और परिवार आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को वादा करना चाहता हूं कि हम अपनी बहनों को, हमारी छोटी बहनों को, अपने छोटे बच्चों को, प्यारे बच्चों को, इनको पढ़ाने में अगर कोई योगदान हम कर पाए, अगर हमें अपने खून को भी बेचना पड़ा तो हम बेच देंगे अपने बच्चों के लिए, याद रखना हमारे। और ये मैंने इनसे एक बात और कही थी, पैर छू रहे थे मेरे, मैंने इनको कहा जिस महापुरुष की आज जयंती मना रहे उसने बराबरी के दर्जे की बात की है। अपने बड़े माँ बाप के पैर छुओ, गुरुओं के पैर छुओ, किसी और के पैर इसलिए मत छुओ कि आप उसका सम्मान करते हो। सम्मान दिल में होता है, पैर छूने से कोई सम्मान नहीं। तो जो आपको पैर छुआ के ये माने कि आप सम्मान कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता किसी भी कीमत। इसलिए मैं आपसे कहूंगा हाथ मिलाओ, और जिसको हाथ मिलाने में हमसे घृणा होती है ना मिलाओ, वो हमसे क्या फर्क पड़ता है? आप समझे नहीं समझे? जिसको लगता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इन गरीबों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो आप भी अपने हाथ पीछे खींच लो। क्यों मिलाना चाहते हो उससे हाथ जो हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता? हम इतने काबिल बनेंगे कि जो हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता कल हमारे दफ्तर में अर्जी लेके खड़ा होगा। बाबा साहब के संविधान ने हमें ताकत दी है, क्या दिक्कत है इसमें? पढ़ो लिखो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS IPS जज बनो, कुर्सियों में बैठो, कि चाहे वो आपसे आपकी जाति के आधार पर प्यार करे ना करे, लेकिन आपकी कुर्सी के सम्मान में खड़े होकर कहें कि साहब मुझे 2 मिनट के लिए अपनी तकलीफ बतानी थी। ऐसी स्थिति पैदा करो, ये हमारे हाथ में। हम इस देश की व्यवस्था में जिसमें पैदा हुए वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है।
कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में व्यवस्था करके दे, तो ये पीड़ा ज्यादा दिन हम लोग नहीं चलने देंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि इस पीड़ा को जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। उसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत पड़े। करोगे नहीं करोगे सहयोग बताओ? जो 4 हाथ उठा के मदद वादा करेगा उससे की माने जाएगी। अब आप कहोगे 4 हाथ है ही नहीं, है? नहीं, अगर यहां किसी को 4 हाथ होंगे या 6 हाथ होंगे तो उसे देख के आप लोग उसके पास नहीं बैठोगे, मैं गारंटी देता हूं। मुझसे एफिडेविट लिखवा लो आप। अगर किसी के 6 हाथ हो यहां तो मैं गारंटी देता हूं आप और आपके बच्चे उसके पास भी नहीं फटके, कहेंगे इससे दूर रहो, ये तो शायद पता नहीं अजीब सा मॉडल है, ये तो हमारा मॉडल नहीं, सामान्य मॉडल तो नहीं है ये। समझे ना? जब किसी की जीभ अगर इतनी बाहर निकली हो के बैठ जाओगे कि ईमानदार से बताओ से मेरी माँ में बैठ जाओगे क्या? मानो मेरी बात को, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहोगे तभी मुक्ति का रास्ता खुलेगा, वरना बजाते रहो ढोल मंजीरे। अच्छा, एक आखिरी बात ये कहनी है, आप महापुरुषों को पूजो मत। मैंने यहां भी देखा, मैं नगीना में था एक बार, गुरुजी रविदास जयंती कार्यक्रम था और मैं मूर्ति पे गया बाबा साहब की फूल चढ़ाने, मैंने देखा 5 किलो हलवा चढ़ा रखा उन्होंने, ईमानदारी से, पता से। और मेरा दिमाग हिल गया कि भाई अब सब पढ़े लिखे लोग, सब टीचर डॉक्टर, बड़ी मजबूत कॉलोनी कहते हैं कि सब पढ़े लिखे कॉलोनी। मैं बड़ा चक्कर आ गया मुझे। मैंने उनको कहा सज्जनों बैठो भाई, तो मैंने कहा कि यार बाबा साहब कितना प्रसाद खा गए सुबह से? तो बोले साहब मानते नहीं। मैंने कहा आप बनाओ ना भाई, मूर्तियां प्रसाद खाती है क्या? जिंदा लोग खाते हैं चीजें, मूर्तियां कहां खाती है? आप, मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा साहब की मूर्ति है, आप खिला के दिखा दो, कोई भी, मेरा चैलेंज है, शर्त लगा लो मुझसे, आप खिला दो मैं मान जाऊंगा। एफिडेविट, चलो लाख रुपए की शर्त रही, आप 10,000 देना, मैं लाख दूंगा, चलो खिला के दिखाओ, बताओ क्या खिलाओगे? आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बता रहा हूं? प्रैक्टिकल है ना, पढ़े लिखे हो ना आप लोग। ये मूर्ति है, इधर पीछे होना बच्चों पीछे होना, ये मूर्ति देख रहे हो देख रहे हो? इसको अगर आप 1 चने का दाना खिला दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, चलो खिलाओ, लाओ वो आदमी को खिला दे। मूर्तियां नहीं खाती, इंसान खाते हैं। दूसरों के पैसे वालों के कुत्ते भी एसी के कमरे में रहते हैं, वीआईपी गाड़ियों में चलते हैं। गर्मी होती है तो एसी लगता है, सर्दी होती है तो हीटर लगता है, और दूध बहुत अच्छा आता है कि पेट खराब ना हो जाए। अच्छा भोजन देते, बीमार होने पर डॉक्टर के यहाँ ले जाते, 500 रुपए का पर्चा बनता है। लेकिन इस देश में एक बड़ी आबादी वो भी है जो रूखी सूखी खा के किस तरह अपना पेट पालती है, सरकारों को नहीं दिखता कि, या फिर वो देखना नहीं चाहती। सच ये है कि आप सरकार के एजेंडों में हो ही नहीं, वो तो मजबूरी है। संविधान कहता है कि इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इनकी टीम बनानी पड़ेगी, इनको अधिकार देने पड़ेंगे, इनको शिक्षा दिलानी पड़ेगी, तो वो ना चाहते हुए कोई काम करते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने हकों के लिए लड़ना है, और जब लड़ोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। गुरुजी, इनको पुरस्कृत करना है, साथ साथ जिले में आप ये भी वो चलाओ, अगर हमारे जो साथी हैं वो सहयोग करके, कोई परिवार ऐसा हो जो बच्चे पढ़ना चाहते हो, पढ़ ना पा रहे, उनकी मदद भी करें, हम लोग इस मूवमेंट को भी चलाएं। और आने वाले कल में हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, आरटी के जरिए, राइट टू एजुकेशन के जरिए, जो एडमिशन होते 25%, जो कॉलेज जो स्कूल एडमिशन नहीं करेगा उस स्कूल में ताला लगा देंगे, जिसकी हिम्मत हो खुलवा देना स्कूल को, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन करेंगे सब संवैधानिक, उसमें तुम लोग ज्यादा जज्बाती मत हुआ करो, समझे नहीं समझे? जज्बाती नहीं होना है, सब कानून के दायरे में करना। क्यों सतेंद्र भैया? जो नहीं देंगे समय पे गैस उनको नहीं करने देंगे ऐसे, ठीक है? जो गरीबों के लिए हित के काम करेगा उसी की मौज आएगी। ठीक है, मैं, आपने मुझे सुना, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, अभी मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं 2027 में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अवसर बनने दीजिए। अगर हर घर से आवाज नहीं आई कि हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा संगठन काम कर रहा है, तो मुझे आप सवाल मुझसे करना। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है ना? अगर आप उनको स्कूल नहीं भेजते तो ये कैसे कहते कि डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना, वकील क्यों नहीं बना? आपने उसको स्कूल भेजा, उसको फीस दी, उसको कपड़े दिए, उसको खाना दिया, व्यवस्था की, तभी तो जाके वो कामयाब हो पाया ना। तो एक इस बेटे के बारे में भी, इस टीम के बारे में सोचो। बताओ सोचोगे नहीं सोचोगे? तीसरी बार हामी भरवा रहा हूं मैं आप लोगों से, दोनों हाथ उठा के बताओ सोचोगे नहीं सोचोगे? अच्छा, अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाओ जल्दी, बस फिर अब आखिरी बात फिर करने, फिर गुरुजी को माइक दे देंगे।
आवाज अब जो लोग सो रहे हैं उनको उठवा देना, इतनी जोर से आवाज लगाने। लगाओगे बच्चे बताओ, लगाओगे ना? जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहार, जय जोहार। एक अंत बात ये, मैं अगर माइक बंद कर दूं तो आपकी आवाज ज्यादा होगी या मेरी? बताओ। आपकी? सही बात है, होगी नहीं होगी? प्रैक्टिकल बात है। सरकार यही काम करती है, बस ऐसी होती है सत्ता। आप इतने सारे लोग, मेरे हाथ में माइक, मेरी आवाज आप लोगों से ज्यादा दूर तक जाएगी। बताओ सच है नहीं सच है? जब आपके पास सत्ता नहीं होती तो आपकी आवाज कोई सुनता नहीं है, और जब आपके पास सत्ता होती है तो आपकी आवाज सुनना मजबूरी हो जाता है, फिर आपके काम होने जरूरी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस बार थोड़ा आशीर्वाद देना, काम करना, ताकत बनवाने में मदद कराना, जिससे कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और पुणे आपको मंगल कामनाएं, बधाई आपके परिवारों के लिए। महापुरुषों से प्रार्थना कि आप सुखी हो, आपकी दुख तकलीफें दूर हो, आपके बच्चों को रोजगार मिले, तरक्की मिले, वो खूब पढ़ाई कराएं, खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी अपने स्थान पर बैठने का काम करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब जो महिला मित्र मंडल के सहयोगी के रूप में भाई